नेवर अ डल मोमेंट इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में बोर होने के लिए कोई जगह नहीं है। माहौल अगर देश में लोकसभा चुनाव के हो तो फिर क्या ही कहने। जबान से ऐसे बयान छोड़े जाते हैं, ऐसे तीर छोड़े जाते हैं जिस पर बहस छिड़ी जाती है। नमस्कार, मैं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। अगर 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो रामलला फिर टेंट में चले जाएंगे। कांग्रेस और सपा वाले मंदिर पर क्या बुलडोजर चलवा देंगे? बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से ऐसी ही सियासी बहस छिड़ी हुई है। तो क्या वाकई ऐसा होगा या ये महज चुनावी रैली में दिया हुआ एक रणनीतिक भाषण है जो एक राजनीति और रणनीति से प्रेरित है? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों बार बार राम के नाम पर सियासत की जा रही? मंगलसूत्र, संविधान, आरक्षण से शुरू हुई राजनीति बुलडोजर के एंट्री तक आ चुकी है। 20 जून को 5वें चरण के लिए मतदान होना है। अब केवल 3 चरण बचे हैं। तो क्या अब चुनाव जीतने के लिए आखिरी वार पलटवार हो रहा है? प्रधानमंत्री के बयान के मायने क्या हैं? क्या इस चुनाव में अब आखिरी बाजी चली जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन आज का जो सवाल है वो आपके सामने रखते हैं, डिबेट का सवाल। बीजेपी कह रही है कि फिर रामलला टेंट में आ जाएंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर रामलला टेंट में आ जाएंगे? क्या चुनाव जीतने के लिए राम का नाम सियासी मजबूरी है, जबकि बीजेपी कहती है कि राम नाम पर सियासत और राम नाम मुद्दा है ही नहीं? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, बुलडोजर का डर दिखाकर क्या वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है? इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले की रिपोर्ट देखते हैं। मोदी का प्रहार, विपक्ष लाचार। चुनावी समर में बुलडोजर। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सियासत को राम नाम का सहारा। सब भैया बहनी कहे राम राम। 4 जून को किसे मिलेगा किनारा? चुनावी समर अब भीषण रण में बदल चुका है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 3 राउंड की वोटिंग बाकी है। पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। आज बाराबंकी से पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस वाले सरकार में आएंगे तो रामलला को फिर से टेंट में ले जाएंगे, मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। मोदी की गारंटी से शुरू हुआ चुनाव 5वें चरण तक मंगलसूत्र, आरक्षण, संविधान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी जहां विपक्ष पर हमलावर है, वहीं इंडिया गठबंधन ने आज अमेठी और रायबरेली में शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक बार फिर मंच पर नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा को निशाने पर लिया। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कहते ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
जो 400 पार कहने वाले लोग हैं उनको देश की 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। जैसे जैसे चुनाव आखिरी चरण तक पहुंच रहा है, सियासत और बयानबाजी दोनों तल्ख होती जा रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। विपक्ष जहां संविधान की दुहाई देने में लगा है, वहीं सत्ता पक्ष राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर मुखर है। चुनावी समर में बुलडोजर की भी एंट्री हो चुकी है। अभी 3 चरणों की लड़ाई बाकी है। उसके बाद 4 जून को साफ हो जाएगा कि जनता की अदालत में किसके मुद्दों की बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कौशल कांत मिश्र, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक खान, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या इंडिया गठबंधन, मैं आपसे शुरुआत करूं, लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, आजकल खटाखट वाली सियासत बहुत हो रही है। तो एक बार एक खटाखट वाली सियासत पर खटाखट वाले बयान सुन लेते हैं, फिर मैं सवाल लेकर आपके पास आता हूं। सुनवाइए दर्शकों को। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। सब कर लेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। तो प्रेम कुमार जी बताइए कि खटाखट खटाखट, क्या आप लोगों की सरकार बनी तो आप लोग बुलडोजर लेके या राम मंदिर की तरफ बढ़ेंगी क्या? विवेक जी, खटाखट खटाखट, ये तो हमें लगता है कि राहुल गांधी ने कहा था सबसे पहले जी। तो शब्दावली भी नहीं रही क्या प्रधानमंत्री जी के पास? उनको अपने शब्द नहीं रहे कि वो उनको विपक्ष से ही शब्द भी लेने पड़ रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकार आएगी तो बुलडोज़र से राम मंदिर गिरा दिया जाएगा। तो क्या विपक्ष की सरकार आ रही है? ये प्रधानमंत्री बता रहे हैं। और विपक्ष की सरकार आएगी तो बुलडोज़र से जो सौहार्द प्रेम जो तोड़ा गया है, सेलेक्टिव तरीके से बुलडोज़र को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। कानून को हाथ में ले करके बुलडोज़र का इस्तेमाल नहीं होगा। ये देश को सुनिश्चित कोई भी सरकार आए, वर्तमान को भी करना चाहिए और जो आने वाली सरकार है उसको भी करना चाहिए कि कानून की रक्षा कैसे होगी। भाई राम मंदिर तोड़ देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। भाई सही सलामत है ना, सही बात कह रहे हैं। कोई राम मंदिर तोड़ेगा जाके बुलडोज़र से? ये कैसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हमें आश्चर्य होता है। हार मान चुके हैं क्या? सत्ता से जा रहे हैं क्या कि विपक्ष की सरकार आएगी और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा?
ये हताशा में पहुंच गई है बीजेपी, हमें लगता है, क्योंकि कोई ऐसा बयान दे नहीं सकता राम मंदिर तोड़ने की कोई बात करेगा। ये बात अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्होंने आधारशिला पूजन में जो शामिल रहे, आधारशिला में शामिल रहे, वो राम मंदिर तोड़ देगा बड़े आराम से बोल रहे हैं। जुबान से ये बात निकल कैसे रही है? उनको तो बोलना चाहिए जो राम मंदिर तोड़ेगा। ठीक है प्रेम कुमार जी, इसका जवाब मैं कौशल जी से लूंगा, लेकिन बीच में मुझे थोड़ा सा जाना होगा। आतिशी, आम आदमी पार्टी की नेता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधे चलते हैं। सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई है पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं, और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया। उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है। वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है।
अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? तो आतिशी कह रही है कि स्वाति जो है वो बीजेपी का मोहरा। एक छोटा सा रिएक्शन मैं कौशल कांत जी का चाहूंगा कि कौशल कांत जी का इस पर क्या टेक है, बीजेपी का क्या टेक है इस वाले मैटर पर। उसके बाद मैं डिबेट में वापस लौटूंगा, जो चुनावी डिबेट जो इस वक्त हमारी चल रही थी, और प्रेम कुमार जी आपके पास वापस आऊंगा। कौशल कांत जी, स्वाति मालीवाल क्या बीजेपी का मोहरा है? इस पर एक जवाब छोटा चाहते, क्योंकि अभी आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला था, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर आरोप लगाए। विवेक जी, इसका सिर्फ जवाब आपको मिल जाएगा संजय सिंह की आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोनों के एक साथ चला दीजिए जनता के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक कुछ सेकंड की क्लिप की बात की जा रही है जिसके बेसिस पे क्लीन चिट देने की बात हो रही, जबकि जो एपिसोड बताया गया है, जो जुडिशियल मेरे ख्याल से जो कंप्लेन की गई है जिस सेक्शन में, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान किया गया है। उस बयान में कई घंटों, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का पूरा विस्तृत वर्णन है। तो एक कुछ सेकंड की क्लिप चला करके उनको क्लीन चिट दी जाए। खैर ये उनका अपना मामला है, पर महिला सुरक्षा की वजह से भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा की वजह से इस मामले को लाने की कोशिश कर रही, क्योंकि ये निर्भया से भी खतरनाक मामला है। निर्भया के समय तो रात में बस चल रही थी, लड़की अकेली थी, कंडक्टर था और कुछ अपराधी थे। यहां पर दिन के उजाले में सीएम हाउस में राज्यसभा की सांसद के साथ इस तरह की मारपीट होना सीएम हाउस के अंदर, उससे सेफ प्लेस नहीं हो सकती। तो ये निर्भया नहीं, निर्भया से भी विभत्स घटना है जिसकी भत्सना सबको करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, आपका जवाब पूरा कीजिए। आपने कहा कि भाई कोई राम मंदिर कैसे तोड़ सकता है, प्रधानमंत्री ऐसी बात क्यों करें, लेकिन बार बार अगर राम विरोधी विपक्षी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को बताया जा रहा है, तो वो इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत बार न्योता मिलने के बाद भी इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो राम मंदिर नहीं गए और सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम बताया, जबकि एक कार्यक्रम राम मंदिर ट्रस्ट का था। इसलिए अब इस मामले को चुनाव में उठाया जा रहा। प्रेम कुमार जी, आपका जवाब। देखिए, ये बात, ये आशंका नरेंद्र मोदी जी को आज क्यों हो रही है कि कोई इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और राम मंदिर को तोड़ देगी। पहले चरण से तो हमने नहीं सुना कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही थी। अब अचानक ये आशंका उनको हो रही है। कभी राम मंदिर बनाने के लिए वोट दो, कभी राम मंदिर बचाने के लिए वोट दो। श्री राम का इस्तेमाल कितनी बार करोगे भाई? भाई आप राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए, अपनी योजनाओं के जरिए, जो आपने किया उसके जरिए वोट मांगिए। क्यों बार बार श्री राम के शरण में जा रहे हैं? क्यों आप ऐसी बातें करें? धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये तो संविधान, चुनाव आचार संहिता के भी खिलाफ है कि आप श्री राम के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, मंदिर तोड़ने की का डर दिखा रहे हैं, जो हुआ नहीं वो बता रहे हैं, हो सकता है बता रहे हैं, आशंका बता रहे हैं। ये कैसी सियासत चल रही है, हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, मैं कौशल कांत जी के पास आ रहा हूं। कौशल कांत जी, इसका जवाब दीजिए। कभी मंदिर बनाने के नाम पर, कभी बचाने के नाम पर, आखिर वोट क्यों मांगा जा रहा है? मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा। मंदिर एक आस्था का विषय है और जब भी उस आस्था पे चोट करने की कोशिश कोई भी करेगा तो हमें उसको उजागर करना है और हम करते रहेंगे। और ये कोई छुपी और ढकी बात नहीं है। हम अकेले राजनीतिक दल हैं जिसने अपने घोषणा पत्र पे राम मंदिर के निर्माण को लेकर के पूरे लोकतंत्र के सामने आए थे और उस राम मंदिर के निर्माण को करने के लिए जनता ने केवल भारतीय जनता पार्टी को ही एक उचित कैंडिडेट माना और उसको जीता करके लाया और राम मंदिर बना। इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है क्यों ऐसा कह रहे हैं। इनके अपने नेता प्रमोद कृष्णन का बयान है कि राम मंदिर के बारे में राहुल गांधी का यह कहना है कि वो एक जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, रिव्यू कमेटी बनाएंगे और रिव्यू कमेटी बना करके राम मंदिर के जजमेंट को दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर इंडी गठबंधन के लोगों को देखें, अगर आपको याद हो उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था, जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म की तुलना की थी डेंगू मलेरिया से, उसको सपोर्ट किया था कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लड़के प्रियांक खड़गे ने। और आरजेडी के साथ इनका चुनाव हुआ है। आरजेडी वाले हों, चाहे उनके मंत्री चंद्रशेखर यादव हों, वो चाहे समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हों, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो बाद में आए, अखिलेश यादव और उनके पिताजी जो थे वो तो अपने आप को मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे और कहलवाने में फक्र महसूस करते थे और इनको टीपू की उपाधि दी जाती थी। तो एक वो तुष्टीकरण था। और इन्हीं के जमाने में एक नारा लगता था
कांग्रेस के जमाने में एक नारा लगता था कि लोकतंत्र की देखो शान, बंडी बने हुए भगवान, एक वो नारा था। एक दूसरा नारा आया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये जो सारे नारे और जो सारे नेताओं के स्टेटमेंट हैं, अगर इसको एक तरफ देखिए तो इससे भारत की जो हमारा सनातन धर्म है, जो राम भक्त हैं, जो भी सनातन पद्धति की चीजें हैं, चाहे राम मंदिर हो, उसको खतरा लगता है। और मेरे दोस्त पूछ रहे थे, प्रेम कुमार जी, कि क्या हुआ, ये दोबारा क्यों बता, वो इसलिए बता रहे हैं कि जनता को मालूम होना चाहिए कि उनके लिए ऑप्शन में अवेलेबल कौन है। एक तरफ इतने सारे राम विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी, हिंदू विरोधी, बहुसंख्यक विरोधी लोग हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ सनातन रूपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने वाले माननीय मोदी जी हैं। तो इसलिए बताना जरूरी है कि आपको चूज करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि विरोधी कोई एजेंडा चला रहा है क्या विपक्षी गठबंधन, जिस पर कौशल खान जी अपना जवाब दे रहे हैं। सैयद जवाद के पास जा रहा हूं, उसके बाद तारिक खान मैं आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद, विपक्ष ये कहता है कि भाई आप हिंदू के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर मैं विपक्ष से पूछूं कि राम मंदिर ना जाना भी तो एक तरह का तुष्टीकरण है, राम मंदिर के न्योते को ठुकराना, प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराना भी एक तरह का तुष्टीकरण है, तो आप क्या इससे इनकार करेंगे? ये भी एक राजनीति का पार्ट ही है। नहीं, वो एक बड़ा राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि अजीब रंग था मजलिस का, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल सजी थी, फिर बीजेपी वाले उठे और काएं 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 करने लगे। तो चुनाव जो है इसी तरीके से मुझे नजर आ रहा है। आप देखिए, अभी तक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उनके नेता हैं, उन सब के वक्तव्य देख रहा हूं, भाषण सुन रहा हूं बहुत गौर से। इन 10 सालों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या देश के अंदर जनहित कार्य करे हैं, उनके ऊपर वोट नहीं मांगा। मांगे वोट जाकर के, मैं तो कह रहा हूं कि हमने नोटबंदी करके मास्टर स्ट्रोक मार दिया था, हमने जो है देश के अंदर बिल्कुल सब काला धन खत्म कर दिया था, हमको वोट दो। हमने जीएसटी ला करके मास्टर स्ट्रोक मारा था, छोटा व्यापारी खत्म कर दिया, सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों के लिए हम काम कर रहे हैं देश हित में, हमको वोट दो। हम अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए, हमने फिर मास्टर स्ट्रोक मार दिया था। जितने बेरोजगार थे और जितने सेना के अंदर जाने वाले लोग परमानेंट थे, हमने उनको सबको 4 साल कर दिया, हमको वोट दो। हमने कोरोना काल में मास्टर स्ट्रोक मार दिया था, हमको वोट दो। हमने तुम्हारे अंदर वैक्सीन लगवा दी है, जितने लोगों का दावा करते थे, मांगो वोट उस नाम पे। महिला सुरक्षा के नाम पे हमने किसी भी महिला के साथ अपराध नहीं हो रहा है, देश के अंदर सब कुशल मंगल है, हमको वोट दो। देश के अंदर पहले 55 लाख करोड़ आपके अलायंस के राज्यसभा सांसद ने मारपीट का आरोप लगा दिया है। आप तो महिला अपराध की बात नहीं कीजिए तो आज बेहतर है। सैयद जवाद, तू इधर उधर की बात ना करिए, बता कि काफिला क्यों लुटा। तेरी रेबरी पर सवाल नहीं, लेकिन वही तेरी रेबरी का सवाल है, मुझे रेजिमेंट से गिलानी है। बताइए, इधर उधर की बात मत बताइए ना, पॉलिटिक्स पर आइए। और आप जब वुमेन सिक्योरिटी की बात करें तो आपके अलायंस के एक नेता के घर पर सीएम हाउस के अंदर उन्हीं की राज्यसभा सांसद ने सवाल उठा दिए। तो मुझे इस बात पर बताइए कि मंदिर नहीं जाना भी तो एक अपीजमेंट है ना। सैयद जवाद, आप दुनिया भर के मुद्दे घूम गए, आपने मुझे ये नहीं बताया कि मंदिर नहीं भी जाना भी एक अपीजमेंट है। हिंदुत्व की बात नहीं करना एक अपीजमेंट है, हिंदुत्व के लिए गाली देना या हिंदू देवी देवताओं को गाली देना भी अपीजमेंट है। अच्छा, एक विवेक भाई, एक सेकंड रुक तो जाइए। अब आप इतने लंबे सवाल कर लेंगे तो फिर जवाब भी लंबा ही होगा। आप बताइए, उदयनिधि स्टालिन की बात करी, डीएमके की बात करी, एआईडीएमके मैं अपीजमेंट की बात कर रहा हूं सर। अपीजमेंट पे आप मुझे अपना जवाब दीजिएगा, मुझे इधर उधर की बात मत सुनाइएगा कि इतने नौकरी आए, उतने वो आए, उतने रोजगार हुए और उतने ये वो। अरे सही बता रहा हूं कि काफिला क्यों लूट रहा है। हाँ बताइए। अरे बता रहा हूं, देश के अंदर चंदाखोरों ने काफिला कैसे लूटा, वही बता रहा हूं। इन चंदाखोरों के बारे में ही बता रहा हूं कि काफिला कैसे लूटता है, वही समझिए। देश के अंदर काफिला कौन लूट रहा है बार बार। तो आप चंदा वापस, जो लगातार लूट कर रहा है काफिले की। विपक्षी गठबंधन चंदा वापस कर देगा ना फिर। सुनिए, देखिए 16 लाख करोड़ रुपए का जो राइट ऑफ करा गया है, जी, जो चंद उद्योगपतियों को करा गया है,
ये फौरन लेके खटाखट नहीं, नहीं। खटाखट खटाखट Right खटाखट of- 8,500 right of- 8,500 right of- 8,500 राइट ऑफ और वेव ऑफ में फर्क है। यही सैयद जवाद, सुनिए खटाखट जो आप लोग बोलते हैं, 8,500 राइट ऑफ और वेव ऑफ में फर्क क्या है? है सैयद जवाद, राइट ऑफ और वेव ऑफ में फर्क क्या है? मेरे विवेक भाई, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट सुनिए, नहीं हूं, अभी लेकिन बता बेसिक दूंगा। नॉलेज मेरे पास भी है। आप लोग राइट ऑफ कहते हैं लोन अच्छा, तो माफी हो ट्यूशन गई। लेने आ जाइएगा। राइट ऑफ को लोन माफी नहीं कहते, वेव ऑफ को लोन ट्यूशन माफी लेने कहते आइएगा, बता हैं। दूंगा। राइट ऑफ मैं नॉन ये कह रहा हूं, परफॉर्मिंग सुनिए, एसेट होता है। विवेक भाई, अरे भाई विवेक भाई, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ करके आता हूं, बगैर पढ़े तो नहीं बैठता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तरीके से। और आपको बता दूं, 15-15 लाख रुपए तो अकाउंट में नहीं आए, लेकिन 8,500 रुपए की गारंटी इस बात की है कि ठकाठक क्या आया नहीं आया, लेकिन सैयद जवाद जी, आप मेरे सवाल पर नहीं आए। पास आएंगे वो, आप मेरे सवाल पर नहीं आए। भाई मैं आपके सवाल ही का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक उसी है। चीज का जवाब जी, दे रहा हूं कि जी। 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 ठकाठक अभी- ऐसे आएंगे। अभी- और 4 जून के बाद भारतीय अभी जनता उस पार्टी उस वाले बयान का भी तो बता लाइन में दीजिए, खड़े होकर के अभी उस नजर बयान आएंगे। का भी तो बता दीजिए कि 4 जुलाई सुबह 9 बजे सभी के खाते में 1 लाख रुपए खटाखट, ये भी तो प्रॉमिस किया जा रहा है सर। 8,500 तो ज्यादा कौन सा है? 1 लाख ज्यादा है, 8,500 ज्यादा है? मैं आलोक वत्स जी के पास जा रहा हूं, तारिक खान, उसके बाद आपके पास मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आलोक जी, मुद्दों की राजनीति के इधर अब 2 तरह की राजनीति देखी जा रही है। पहली तो यह कि भाई अपीजमेंट, और दूसरा रुपए का लालच। देखिए विवेक जी, पहले चरण में जब चुनाव शुरू हुआ था तो सारी चीजें एक तरीके से नॉर्मल चल रही थी। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण तक आते आते सारी चीजें जो पब्लिक में चल रही है वो अब नॉर्मल चल रही है। जितनी भी बातें हो रही हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। पब्लिक हतप्रभ है, नौजवान हतप्रभ है, सारे किसान महिलाएं हतप्रभ है कि ये आखिर में हो क्या रहा है, ये किस तरीके की बातें हो रही हैं। जिन बातों का कहीं से समावेश नहीं होना चाहिए था राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जी, वो सारी चीजें इसमें प्रवेश कर गई हैं। और इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई दल अछूता नहीं रह गया है। शर्म आ रही है ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट करने में कि क्या बोले, किस तरफ ले जा रहे हैं आप आम आवाम को। और आपने आम आवाम को क्या समझ लिया है कि जो परोस देंगे वही खाना पड़ेगा। बात कीजिए कि देश को कैसे आगे ले जाएंगे, आपके क्या मुद्दे हैं जिन आधार। और धर्म को, मैं तो हतप्रभ हूं कि चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बन के देख रहा है सारी चीजों को। इसका मतलब वो टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। कैसे इन बातों को पब्लिक में करने की इजाजत दी जा रही है, चाहे किसी भी के द्वारा की जा रही हो। इस पर उनको संज्ञान लेना लाजमी है। मुझे लगता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा। कोई स्तर होता है कि गिरावट की अंतिम सीढ़ी पर गिरकर लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आलोक जी, सवाल इस बात का है कि कोई इसमें पीछे नहीं है। अब देखिए कि जिस तरह से कौशल कांत मिश्रा ने कहा कि भाई चाहे वो डीएमके का बयान रहा हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का बयान रहा हो, इस तरह के बयान तो लाइन से दिए जाते रहे। और उस वक्त तो इलेक्शंस भी नहीं चल रहे थे। आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ले लीजिए, उस समय कौन से इलेक्शंस चल रहे थे। बहुसंख्यकवाद को टारगेट करना क्या इस देश में विपक्षी पार्टियों का मेन अपीजमेंट का एजेंडा है? सवाल इस बात का भी है। विवेक जी, मैंने आपसे क्या कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तुलसी का पत्ता बड़ा और छोटा दोनों की सेम वैल्यू होती है। आप छोटा बात कीजिए, कोई बड़ा बात करे जी, लेकिन बात तो आप गलत कर रहे हैं। और अपीजमेंट के नाम पर एक पर्टिकुलर वर्ग को लोग किस हद तक चले जाते हैं ये भी हम देख रहे हैं।
ठीक है, अरे मैं आलोक जी मंदिर आपके पास बन गया। आलोक जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, कोर्ट के तारिक आदेश खान जी से से इसका बना। जवाब ले रहा हूँ मैं। एक सेकंड हाँ पूरा कर, ठीक है, पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए सर, पूरा कर लीजिए। हाँ। मैंने कहा ना, मंदिर कोर्ट के आदेश से बना, भव्य मंदिर बन गया। अब हिंदुस्तान में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसकी एक ईंट भी उखाड़ के वो चैन से सो सके। बहुसंख्यक देश है सनातनीय का, किसकी मजाल है कि वहां जाके कुछ बुलडोजर चला दे या वहां जाके मंदिर तोड़ने की कवायद करने लगे? कभी नहीं हो सकता ये। तो ऐसी चीजों को नहीं, प्रमोद कृष्णम तो ये दावा कर रहे थे ना आलोक जी, प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी जी रिव्यू कमेटी बनाने की बात करते हैं। देखिए, प्रमोद कृष्णन वगैरह बहुत प्रासंगिक नेता नहीं है। जो आदमी पहले क्या बोलते थे अब क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे नेताओं का मैं कभी कदर नहीं करता हूं और ना मैं इनकी बातों का कोई वैल्यू देता हूं। ठीक है, मैं ये उनके जी वो सब भी याद है जब वो कांग्रेस में थे। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैं कौशल खान जी आपके पास आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जी। ठीक है, मैं तारिक खान जी के पास जा रहा हूं। तारिक खान जी, अगर चुनाव के समय में इस तरह के मुद्दे सामने उछल कर आ रहे हैं या फिर सामने उछाले जा रहे हैं, तो क्या इसके पृष्ठभूमि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से नहीं लिखी जा रही है? और क्या इसकी पृष्ठभूमि सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से लिखी गई, विपक्ष की तरफ से नहीं लिखी गई? क्या सवाल दोनों तरफ से नहीं होने चाहिए? अब देखिए, बात तो यहाँ तक आ गई कि टीपू नाम रखने पर भी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि टीपू नाम अगर रख दिया अखिलेश जी ने या घर पे उनको टीपू से पुकारा जाने लगा तो वो गलत हो। ऐसे तो अमित शाह ने भी शाह आगे लगा लिया तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि शाह तो कोई और लगा। इस पे भी सवाल उठ जाना चाहिए। अगर टीपू नाम पे सवाल उठ सकता है तो अमित शाह पे भी सवाल उठ जाना चाहिए। मैं उठा नहीं रहा हूं, लेकिन उठ जाना चाहिए। अब बात करते हैं, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक साहब बात कर रहे थे एकदम सही कह रहे कि स्तर इतना नीचा गिर गया है कि बताया यह जा रहा है कि ये आ जाएंगे तो ये लूट लेंगे, तुम्हारा हक सब मुसलमानों बांट देंगे। हिंदू मुसलमान मंचों से किया जा रहा है और प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करने के बाद जब मंच से उतरते हैं तो रुबीका लियाकत से कहते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूं। ये जमीन और आसमान की बिल्कुल दो किस्म की बातें, जिसको आप अलग अलग देखिए तो क्या है, और दिन रात हिंदू मुसलमान कर। मेजॉरिटी को डर दिखाया जा रहा है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे और मुसलमानों में बांट देंगे। कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में रही, क्या क्या दे दिया मुसलमानों को? क्या मुसलमानों का वोटिंग का अधिकार डबल दे दिया? क्या आरक्षण में मुसलमानों को बहुत ज्यादा डबल कर दिया? क्या मुसलमान जब बिस्कुट खरीदने जाता, तेल खरीदने जाता तो उसको फ्री में दे दिया जाता? बिल्कुल बराबरी का अधिकार रहा उसका भी और बराबरी का अधिकार उसका भी रहा, मेजॉरिटी के जो लोग हैं। उसके बाद जो सरकार की जो स्कीम्स होती हैं उसमें उनको कुछ बेनिफिट दे दिया जाता है कि माइनॉरिटी के जो एरियाज है उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए, वहां भी तकलीफ है। अब मैं एक संजय निषाद, बीजेपी के मंत्री, उन्होंने क्या कहा आपको पता है? अभी आपने कहा उदयनिधि स्टालिन, बिल्कुल गलत बयान है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन संजय निषाद बीजेपी के पार्टनर, उन्होंने क्या कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं, वो श्रृंगी ऋषि थे कोई, उनके पुत्र हैं। ये विवादित बयान नहीं, अच्छा बयान, ये विवादित बयान नहीं। क्या संजय निषाद को ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमारा ही ठेका है, वैसे किसी धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का ठेकेदार स्वयं भगवान अपने ऊपर जिम्मेदारी लिए रहते हैं कि हम ही ठेकेदार हैं उसके, और कोई इंसान नहीं ठेकेदारी कर सकता। फिर भी मैं कह रहा हूं, क्या संजय निषाद को भगा दिया इन्होंने, मंत्रालय छीन लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं, कुछ भी। इसलिए भगवान के नाम पर अगर कहीं से कोई भी स्टेटमेंट आता है, वो चाहे हमारी तरफ से हो या उधर से हो, वो गलत है। वो उसका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ये कह के हमारे जो स्टेटमेंट है उनको नेशनल इशू बना दिया जाता है कि इससे सनातन को खतरा है। अब भगवान राम को संजय निषाद से खतरा नहीं है। भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, इससे भगवान राम के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और किसी गली के सभासद ने नहीं कही है बात, आपके मंत्री ने कही, आपने जीरो एक्शन लिया, जीरो एक्शन। ये दर्शाता है। तारिक खान जी, आपको संजय निषाद का बयान याद है? आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी याद होगा
बिल्कुल आप लोग याद है। कभी खुलकर उनका विरोध नहीं कर पाए, आप लोग कभी खुलकर उन पर एक्शन नहीं ले अभी पाए। उनका सपोर्ट भी तो नहीं किया गया, वो अब हमारे साथ है भी नहीं। ये ऐसे आपके देखा साथ जाए अब नहीं है, लेकिन जब थे और जब रामचरितमानस पर और गीता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे तो आप लोग खुलकर कभी सामने आए नहीं और कहा भी नहीं बिल्कुल ये कि हम बात इसका कही इस गई कृत्य कि का किसी विरोध भी- करते हैं और उनको पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। लगातार ये बात कही गई कि धर्म के प्रति या धर्म के विपरीत कोई भी बात कही जाएगी, समाजवादी पार्टी उसका स्टैंड नहीं लेती है किसी भी धर्म के बारे में कहा जाए। लेकिन अगर हमारी तरफ से ये बात कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह देता है, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। और बीजेपी से समर्थित मंत्री अगर ये बात कह लेते हैं तो वो गली के सभासद की बात होती है। मुझे तकलीफ इस बात से। अगर ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात इंपॉर्टेंट है तो संजय निषाद की भी बात ठीक है, मैं कौशल कांत जी से इसका जवाब ले लेता हूं। कौशल कांत जी इसका जवाब, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। कौशल कांत जी। पहले तो मैं आलोक जी भाई साहब को मैं कुछ बताना चाहूंगा कि वो बड़े शान से कह रहे हैं कि किस माई के लाल में हिम्मत है कि राम मंदिर को अब कुछ कर दे। तो उन्हें लगता है कि देश में अभी आज के समय में मंदिरों की सिचुएशन के बारे में पता नहीं। आलोक जी सिर्फ आपके लिए मतलब शायद जानते होंगे, पर मैं पब्लिक के लिए बताना चाह रहा हूं कि तमिलनाडु में 1955 में वो HRNC एक्ट लाए थे और उस समय उन्होंने सरकार ने वहां के करीब 55,000 मंदिरों पर कब्जा किया था, सरकारी कंट्रोल लिया था। आज का 2019 के हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार का अपना रिटन एफिडेविट है कि उसमें से करीब 39,000 से ज्यादा मंदिर बंद हो गए हैं। फिर आलोक भाई आपको यह भी समझना पड़ेगा, बाबरी मस्जिद की बात और बाबरी ढांचे की बात और राम मंदिर की बात तो सब करते हैं। इस पूरे देश में 40,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिसको उसी आक्रांताओं ने, उन्हीं तरह के आक्रांताओं ने तोड़ करके, ध्वस्त करके सत्यानाश कर रखा है। पर यही ये हिंदू है देश का, और यही हमारे आपके जैसे से विशेषज्ञ हैं जो टीवी पर बैठ करके कहते हैं कि इनको कोई खतरा नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो 40,000 मंदिर जिन पे आक्रांताओं ने हमला किया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, सब कुछ हटा दिया, उनके लिए कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा ना। क्योंकि सबको अपनी तुष्टीकरण की रोटियां सेकनी है। अब बात आती है कि हिंदू मुसलमान कर क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। आप मुझे बताइए, एक राजनीतिक दल केवल मुसलमान के लिए करते हुए आजादी से लेकर आज तक 1950 में यूसीसी नहीं लाया, हिंदू मैरिज एक्ट लाया, लेकिन उनके लिए शरिया कानून का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो चलता रहा। शाह बानो केस को पलट दिया गया पार्लियामेंट के थ्रू। पूजा स्थल का कानून क्यों लाया गया है? ये 40,000 मंदिरों को जो तोड़ा गया है, जिनको आक्रांताओं ने तोड़ा है, वो दोबारा रिस्टोर ना हो सके, इसलिए पूजा स्थल का कानून लाया गया। माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट बना करके बौद्ध, जैन, सिख को हिंदुओं से तोड़ा गया और केवल मुस्लिम माइनॉरिटी को बेनिफिट देने के लिए, सबसे जो मेजर माइनॉरिटी है, कांग्रेस की सरकार जब तक रही है, शुरू के 7 या 8 माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन केवल मुस्लिम रहे, जबकि जो माइनर माइनॉरिटी है, चाहे हम मान ले बौद्ध मान ले, चाहे सिख मान ले, चाहे पारसी मान ले, उनके किसी के लोगों को क्यों नहीं बनाया गया? वक्फ एक्ट बना करके उसको अनलिमिटेड पावर दे दी गई, जो हाईकोर्ट के जजमेंट, हाईकोर्ट में भी उसको नहीं कम चैलेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से नहीं विवेक जी, जो अब मेरे आलोक भाई, चूंकि मैं वो पॉलिटिकल जवाब नहीं दे रहा हूं, ये वो जवाब दे रहा हूं जो देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। और अगर एक पार्टी केवल मुसलमान करके ये सब काम करती रही, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि इस पार्टी ने ये काम मुसलमान करके दिया है। ये मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद भी यही सरकार सच्चर कमेटी बनाती है, जिसमें वो रिपोर्ट लाती है कि उनकी सिचुएशन दलितों से भी खराब है। तो ये जो देश के मुसलमान को और देश के हर नागरिक को, जो किसी भी नागरिक की जो अभी की सिचुएशन है, वो मालूम होना चाहिए। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म का इस्तेमाल करके किसी के साथ अपीजमेंट कर रही है, तो उसको बताने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लाना पड़ेगा? हमें बोलना पड़ेगा ना कि ये गलत है, ये ऐसा किया जा रहा है। ये तो रही इसकी बात। और अब मैं भाई तारिक भाई को जवाब दे देता हूं। नहीं, ये तो आलोक भाई के लिए था, कोई जवाब मैं एक से जवाब में आ रहा हूं। पहले प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। संविधान, ठीक है, संविधान आरक्षण विरोधी पार्टी के प्रवक्ता, एक सेकंड से जवाब, एक सेकंड मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा। कौशल खान जी जल्दी से पूरा कीजिएगा। तारिक खान को आपका जवाब। विवेक जी, तारिक खान साहब जो बोल रहे थे
मुल्ला मुलायम सिंह की टोपी लगा करके मुल्ला मुलायम सिंह करके केक काटा जाता था और शहजादा टीपू बोला जाता था। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये क्यों किया गया? आखिर ये बताइए, आज तक ये राम मंदिर नहीं गए। ठीक है, अभी मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं हो, दिवंगत नेता है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। मैं फिलहाल आपके टॉपिक पर रहना चाहता हूं और मैं बात अपीजमेंट की कर रहा था। आपने कहा कि अपीजमेंट 1950 से शुरू हो गया। मैं इसका जवाब प्रेम कुमार जी से लूंगा। प्रेम कुमार जी, इसका जवाब। वो कह रहे हैं इस देश में सिर्फ मुसलमान किया जाता रहा, पहली बार है जब हिंदुओं की भी बात हो रही है और मुसलमानों की भी बात हो रही है, इसलिए इस हिंदू मुसलमान से लोगों को दिक्कत है। देखिए विवेक जी, लगातार झूठ बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाती। ये देश संविधान से चलता है। किसी सरकार को धर्म के आधार पर गलत करने, एक तरफा जी, कौशल कांत जी को प्रेम जी को एक स्क्रीन पर लिखा रहा है, लेकिन कौशल कांत जी ने झूठ क्या बोला ये भी बताइएगा प्लीज। लेकिन प्रेम जी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि जहां पर मैं गलत हूं उसको ऑफिशियली इसी प्रोग्राम में मुझे गलत साबित करिएगा कि मैंने कौन सा आंकड़ा गलत दिया और कौन सी चीज गलत बताई। अभी मैंने इसी दौरान सर्च किया कि मंदिर तोड़ने को लेकर, तो जो कुछ आंकड़े आए मैं हेडलाइन बता रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स में 13 नवंबर 2008 को छपा, हेडलाइन केवल बता रहा हूँ। मोदी की राजधानी में 80 मंदिर तोड़े गए, ये गुजरात का 2008 की बात है। फिर 22 नवंबर 2008 में एक और हेडलाइन है, मोदी ने वापस लिए मंदिरों को तोड़ने के आदेश। ये उस समय विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी होते थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उसके बाद ये आदेश वापस लिए गए। ये आज तक पर उस समय छपा था। इसके बाद इंडिया टुडे में छपा, विहिप के दबाव में मोदी ने मंदिर विध्वंस रोका, इंडिया टुडे 21 नवंबर 2008। इस तरह से आप, और हमें तो याद है, मैंने तो पुष्टि के लिए आपको हेडलाइंस बताए, मुझे याद है कि प्रवीण तोगड़िया ने कहा था जितने मंदिर नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में गुजरात में तोड़े उतना तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़ा था। ये मेरे नहीं, प्रवीण तोगड़िया के बयान हुआ करते थे। लेकिन मैं चूंकि उसका स्नैपशॉट नहीं दिखा सकता तो मैंने सर्च करके कुछ हेडलाइंस बताए और ये बताना चाहता हूं कि मंदिर तोड़ने में नरेंद्र मोदी की सानी नहीं है। देश में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मुख्यमंत्रित्व काल में इतनी संख्या में मंदिर तोड़े गए हों। इसलिए ये बात कि 41,000 मंदिर तोड़े गए, आप साबित कीजिए ना 41,000 मंदिर कहां से आंकड़े आप ला रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं झूठ। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए आज तक देश सरकार चलती रही। बताइए ना कौन सी बात है हिंदुओं के लिए नहीं चली है, इस बात को बता दीजिए। सिखों के लिए नहीं चला है ये देश, ये बता दीजिए। क्यों गलत बातें कर रहे हैं, क्यों धर्म के आधार पर देश को बांटने में लगे हुए हैं आप? प्रेम जी, मैं आपको इसी समय किताब दिखाता हूं, डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। मेरे आंकड़ों के ऊपर सवाल उठाने के पहले गिरेबान में झांक करके देखिया करिएगा। ठीक, एक एक चीज किताब में लिखी हुई है। पहले बोल तो दीजिए, पहले हम पर आरोप लगाएंगे, आप तथ्य रखिए। नहीं, तथ्य तो 40,000 मंदिर तोड़े गए, ऑफिशियल, लेकिन 40,000 मंदिर तोड़े गए ऑफिशियल आंकड़ा है। और एक आंकड़ा देश को और बता देता हूं, एक आंकड़ा और कैसा ऑफिशियल आंकड़ा है वो किताब में दिखाइए, बताइए वो कौन सी किताब है, किसने लिखी है, कौन है? हिंदू आंकड़ा का मतलब क्या होता है? अरे भाई, किताब को और कौन से आंकड़ा देंगे? हाईकोर्ट के रिकॉर्ड दे देंगे, आप आकर के देखिए ना। कौन सी किताब है हम भी तो जाने। कल कौशल कांत जी एक किताब लिख देंगे 80,000 मंदिर तोड़े गए तो हम मान लेंगे क्या? ये देखिए लेके बैठा। कौन लिखा, किसने लिखा? ये भी नहीं, और एक दर्जन मेरे पास किताब है, आकर के देख लीजिएगा। केवल यहाँ पे चला, मैं तो चलिए मैं देखिए ना किसने लिखा वो देखिए। इन किताबों की विश्वसनीयता छोड़िए, बहुत सारे किताब लिखे जा रहे हैं धर्म के आधार पर देश को बांटने के लिए। देखिए अब आप लोग आपस में मत लड़िए। देखिए मैं यहाँ पर हूँ, आपस में मत लड़िए। किसने आपस में प्रेम कुमार जी बात इस बात को लेकर शुरू हुई थी। कौशल जी एक सेकंड रुक जाइए, कौशल जी एक सेकंड रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ बात इस बात को लेकर हुई थी कि 1950 से अपीजमेंट शुरू हुआ, जिसकी चर्चा की जा रही। तो अब बहुसंख्यकवाद अपीजमेंट के आरोप लग रहे हैं, यानी कि हिंदुओं के अपीजमेंट के आरोप लग रहे हैं। 1993 में सैयद जवाद जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों को रुक करूंगा। 1993-1994 में प्रस्तावित किया गया मुसलमानों के लिए आरक्षण। जब कोटला विजय भास्कर रेड्डी कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना हुई और अगस्त 1994 में शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 14% मुसलमानों को और 14 अन्य जातियों को, माफ कीजिएगा, 14 अन्य जातियों को 5% का कोटा रिजर्व किया गया। इसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं।
सैयद जी, बात बार बार वहीं आप पर आकर टिक रही है, अपीजमेंट का जवाब अपीजमेंट से। जी। तो फिर देश की बात कब होगी? अब जो ये बात मैंने बताया 1993 और 1994 की, इस दरमियान की बात है। कोटला विजय भास्कर रेड्डी की सरकार थी और ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी और अविभाजित आंध्र प्रदेश की बात थी। तो अपीजमेंट अभी कर्नाटक में देख लीजिए, 2B कैटेगरी में मुसलमानों को के सभी जातियों को शामिल किया गया है। बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण तो वहां चल रहा है, हमने तो हिंदू और मुसलमानों दोनों का भला किया है, और सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि 40% जो लाभार्थी हैं वो मुसलमान है बीजेपी के हिसाब से और सरकारी दावों के आंकड़ों के मुताबिक। सैयद जवाद, आपका जवाब। देखिए, संविधान विरोधी पार्टी के अभी प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे थे, हालांकि वो तो खून खमीर में यही है कि वो झूठ बोलेंगे, उनका शीर्ष नेतृत्व भी झूठ बोलेगा, और तो फिर दूसरों से तवक्को क्या करी जाए। फिर उन्होंने 40,000 अभी मंदिरों का जिक्र करा, पुष्यमित्रा शुंग का भी जिक्र कर देते हैं, राजा शशांक का भी जिक्र कर देते, कितने बौद्ध मठ तोड़े गए, कितने जैन मठ तोड़े गए। तो इतिहास की बात मत करा करिए, इतिहास बहुत काला निकलेगा आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वहां मत जाया करिए, फिर बहुत बात दूर तक जाएगी। अब अच्छा, इन्होंने आरक्षण की बात करी। संविधान विरोधी लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाए, जिन्होंने संविधान की प्रतिलिपियां जलाई, 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में, अरे भाई देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, मैं कह रहा हूं 52 साल तक जिन्होंने नागपुर के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो आज बात कर रहे तुष्टीकरण की। तो बताइए, टीडीपी के साथ इनका गठबंधन है या नहीं है? चंद्रबाबू नायडू साहब तो वहां पे कह रहे हैं कि हम आरक्षण भी देंगे 4%, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जो है गठबंधन करी हुई है, वहां पर इनकी जबान नहीं खुल रही। जा करके कर्नाटक का आरक्षण कौन लेकर के आया था, वहां तो आज उनके साथ गठबंधन करे हुए हैं, आज जबान खुल रही है इनकी, आकर के झूठ फैला रहे हैं जी। विधानसभा चुनाव के अंदर एनडीए का साझा जो है वो मैनिफेस्टो है, और उसके अंदर सारी बातें करी। नीतीश कुमार ने अभी बात करी इसी लोकसभा के अंदर, बिहार के अंदर, कि देखो हमने मदरसों का सशक्तिकरण करा है, हमने 40,000 कब्रिस्तान की बाउंड्रियां करवाई हैं। तो क्या लैंड जिहाद कर रहे थे नीतीश कुमार? जबान पकड़ते हैं ना एनडीए की जाकर के कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे हो तुम? अरे सुनिए, हम उत्तर भारतीयों को सुन लीजिए, हम उत्तर भारतीयों के हाथ में कोई नौकरी नहीं है, और सारा बिजनेस उठा करके दे दिया इन गुजरातियों को। मदरसों, ये गुजरातियों को दे रहे जाकर के नौकरी। सारे उत्तर भारत के बच्चे, सारे उत्तर भारत के युवा जो है वो जगह जगह जाकर के बेचारे नौकरी। सैयद जवाद से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर सैयद जवाद से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 1000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला उत्तर प्रदेश। एक सेकंड विवेक भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आलोक जी के पास जा रहा हूँ। सैयद जवाद, मैं एक सेकंड, सैयद जवाद जल्दी से, सैयद जवाद जल्दी से मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप आजकल राहुल गांधी जी हाथ में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। सुनिए ना, अरे मेरी बात सर, आप लोग ठकाटक आप लोग ठकाटक सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए मेरी बात। मैं दो बात कहना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की कॉपी, इस देश के संविधान की कॉपी राहुल जी अपनी हर सभा में लेकर जाते हैं, लेकिन अंबेडकर जी को आप लोगों ने भारत रत्न कब दिया? अगर संविधान और अंबेडकर जी की इतनी आप लोग मान्यता रखते हैं, तो अंबेडकर जी को भारत रत्न आप लोगों ने कब दिया? 1956 में उनका देहावसान हो गया था। अरे सुन, जी विवेक भाई, ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने जिम्मेदारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दी कि इस देश का संविधान लिखा जाए। भारत रत्न क्यों नहीं दिया उनको? आप कर रहे थे बाबा साहब क्यों नहीं दिया आपने? बाबा साहब भीमराव आपकी मंशा क्या थी? मैं आलोक वत्स जी के पास आ रहा हूं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने वाले लोग आज वो सर, आप लोग अगर इतनी इज्जत करते थे तो भारत रत्न दे देते। आप लोग क्या अपीजमेंट की वजह से बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दे पाए? अब आप जो कुछ बोलिए, आपकी सफाई जो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप दोनों कान पे उंगली रख लीजिए। हो सकता है शायद आपको मेरी आवाज कम आ पा रही हो, लेकिन ये एक आरोप आप पर लगते हैं। आज इस संविधान की दुहाई पूरा विपक्षी गठबंधन दे रहा है, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नजरअंदाज क्यों किया? ये सवाल तो मैं पूछता रहूंगा। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, फिर तारिक खान जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी। कभी नहीं। देखिए विवेक भाई, इसमें कोई शक नहीं है
कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। एक मिनट जरा इनको शांत कीजिए जब्बार साहब को। इसमें कोई शक नहीं है जी। जो मुख्य मंदिर हैं वहां पर इन्होंने घुस के मस्जिद बनाई है, उसको लिबरेट करने की कवायद चल रही है हिंदुओं द्वारा और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। कोर्ट के द्वारा चल रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा चल रही है और वो चलेगी, क्योंकि अब सनातनी देश का जाग चुका है। उनको ये चीज़ें वापस चाहिए हर हालत में, अगर वो उनके अपने हैं तो। लेकिन इसके लिए वो कोई बलवा की बात नहीं करते हैं। इसके लिए उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अपनाया हुआ है। लेकिन अभी आपने एक शब्द कहा कि अपीजमेंट का जवाब अपीजमेंट से हो रहा है, ये बिल्कुल सार्थक है। और मैं उसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा कि अभी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन हो रहा है। सभी पार्टियां इसके लिए चाहे जो भी कहना पड़े और जो भी करना पड़े उससे गुरेज नहीं कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत आत्मघाती होगा और लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक और घटिया बर्ताव होगा। ये जनता को समझना पड़ेगा कि इस तरीके की बातें करने वाले, इस तरीके की चीज़ों से भावना को भड़काने वाले लोगों को, चाहे वो कोई हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, धर्म का क्या मतलब है लाने का पॉलिटिक्स में? आप तो आलोक जी 1947 से चला आ रहा है। इस देश के दो टुकड़े धर्म के आधार पर हुए, इसमें नया क्या? 2024 आ गए हम पिछले 80 सालों में नहीं बदले हैं सर। 80 साल हो गए, देश बदल जाता है। सिंगापुर, चाइना हमसे बाद में आजाद हुए, देखिए आज कहां हैं वो लोग। विवेक जी 1947 में इस कैंसर का पदार्पण हुआ। अब ये मेटास्टेटिस होके पूरे शरीर में फैल चुका है। अब कहां रह गई कोई तर्कयुक्त बातें जो सुनने को मिलती है किसी भी फोरम से? ठीक है, किस बात मैं तारिक खान जी के पास जा रहा हूं जी। ठीक है, आलोक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। तारिक खान जी, आखिर इस अपीजमेंट की राजनीति की जिसकी बात हो रही है इस बार के चुनाव में, ये आने वाले 3 चरणों में क्या और ऊपर जाने वाला है? आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? आप लोग भी क्या इसी अपीजमेंट की राजनीति पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, बीजेपी और प्रधानमंत्री डबल बात कर, मेजोरिटी के पास जाती है, जो मेजोरिटी मतलब जब हिंदू वोटर्स के पास जाती है तो उनसे कहती है कि इन्होंने कुछ सिर्फ मुसलमानों के, और जब मुसलमानों के पास जाती है बीजेपी तो मुसलमानों से कहती है कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो दोनों बातें नहीं हो सकती, या तो किया या तो नहीं किया, ये दोनों बात। 2 साल पहले मोदी साहब ने एनआई को इंटरव्यू दिया और कहा कि हमने पसमानदा मुसलमानों को गुजरात में 70 जातियां, ये एनआई का जो इंटरव्यू है मैं अभी पढ़ा, मैंने 70 जातियों को इंक्लूड किया। कर्नाटका में जो श्रेणी ए है और 2A है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2A में कुल मिलाकर 36 या 34 जातियां हैं। नहीं, लेकिन कर्नाटका में 2B में सारी कैटेगरीज आती हैं। अरे सुन तो लीजिए, 2B में सारी कैटेगरीज आती है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। मुसलमान रहते हैं जी, तो उनको 2B कैटेगरी में, और रिपोर्ट आधारित सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिपोर्ट कह रही है 95 नहीं, लेकिन इस बात की सबूत है ना, आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर हर राज्य में इस तरह की कोशिशें हुई हैं और इसको लेकर सवाल पूछे जाते रहेंगे। और मैं जब कहता हूं 1950 से अपीजमेंट की कोशिश होती रही है तो होती रही है, चाहे वो किसी की तरफ से भी होती रहे। और आज जब फिर अपीजमेंट की कोशिश हो रही है तो फिर बाकी दूसरे दल पर सवाल उठाते हैं। तो अगर अपीजमेंट का बीज बोया गया तो उस पेड़ पर अपीजमेंट के फल ही लटकेंगे। माफ कीजिए कौशल खान जी, मेरे पास वक्त सीमित था। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं और सभी दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।